फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं इंडिया न्यूज़ पॉइंट की विशेष रिपोर्ट में। आज हम बैठे हैं महेंद्रगढ़ के अंदर जो विपक्ष की भूमिका निभाते आए हैं उनके साथ बैठे हैं कुलदीप सरताज जी के साथ, जो अगर मैं बात करूं करंट मुद्दों की बातें करूं तो करंट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कल एक पोस्ट शेयर की और उस पोस्ट शेयर को आप वीडियो क्लिप में भी अंदर देख सकते हैं। और वीडियो क्लिप में आप जब देख रहे हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप देख रहे हैं कि दोनों जो नेता हैं महेंद्रगढ़ शहर के, उन दोनों नेता की वजह से वो खुद राफ्टिंग आज लुत्फ उठा रहे हैं। और महेंद्रगढ़ की जो हालत है उन्होंने किस प्रकार से बना दी है या फिर किस प्रकार का विकास उनका पिछले 45 वर्षों का सड़क पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसी पोस्ट के माध्यम से हम आज यहाँ खींचे चले आए और यहाँ पर आज कुलदीप सरताज जी से मिल रहे हैं। तो कुलदीप सरताज जी का सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ पॉइंट की इस विशेष रिपोर्ट में स्वागत करता हूँ। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, जो करंट मुद्दा है उसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो महेंद्रगढ़ शहर की हालत है, टूटे हुई सड़क जो है, कीचड़ जो है, उसके बारे में विशेष टिप्पणी करना चाहें आप वो करें। देखो, महेंद्रगढ़ सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पिछले दिनों जो मानसून की जो बरसात हुई उसमें आप देख रहे हो कि सड़कें कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस प्रकार से यहाँ बार बार दावे करे जा रहे हैं कि भी इतनी सड़कें इस सरकार में पास हो गई, वर्तमान के विधायक ने करवा दिया, पूर्व वाले ने करवा दी, क्योंकि उनकी सारों की पोल पट्टी जो है ना एक दिन की बरसात ने खोल दी है। और एक दिन की बरसात नहीं, इससे पहले भी कई बार हमने मुद्दा उठाया कि भाई 45 साल का जो विकास है ना वो 15 से 20 मिनट में बाहर आ जाता है। मतलब कि महेंद्रगढ़ के वर्तमान और पूर्व विधायक का 45 साल की जो मेहनत है, जो विकास करवाया हुआ है, वो ये बारिश तो थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी, लेकिन 15 मिनट भी अगर महेंद्रगढ़ में कहीं भी बारिश हो जाए तो सारा विकास सड़कों पर आपको हमेशा देखने को मिलता है। इससे पूर्व की जो बरसात हुई है उसमें मिलता है। और इस बारिश में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए कि सड़कों की इतनी बुरी हालात होगी, सड़कें जो हैं वो तालाब में कन्वर्ट होगी। मतलब ऐसे देखने के लगा कि भाई कोई यहाँ जो है तालाब बने हुए हैं और गाड़ियाँ, जो बाहर का आदमी है वो तो देख के ये समझ नहीं पाता कि भाई इसमें गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। हालात मतलब इतनी ख़राब है कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि आप उस सब भली बात इस चीज़ से आप भी देख रहे हो कि जो महेंद्रगढ़ वासी हैं, चाहे वो आप मीडिया के साथी हो और हो, कि हालात बहुत ही बेकार हो चुके हैं। और सड़कें तो है ही नहीं हमारे यहाँ तो सड़कों में जो है ना पहले तो गड्ढे होते थे और अब सड़कों में तालाब बने हुए हैं। और उसी तालाब की जैसे हमने कब ये जैसे महेंद्रगढ़ के बारे में काफ़ी पोस्टें चली हुई थी कि महेंद्रगढ़ में जैसे, तो मैं एक बात से ये ठीक नहीं मानता कि महेंद्रगढ़ की छवि को हम खराब करें, क्योंकि महेंद्रगढ़ तो हमारा क्षेत्र है। गलती क्षेत्र की नहीं है, गलती उन विकास तथाकथित विकास पुरुषों की है जो इसके पीछे लेके गए। तो जो दोषी आदमी हैं उनकी पोस्ट मतलब जनता को दिखानी चाहिए, उनकी सरकार तक, प्रशासन तक उनकी बात पहुंचानी चाहिए कि इनकी वजह से ही हुआ है, ये इस बात के दोषी हैं। और तभी हमने वो पोस्ट डाली थी कि भाई ये अपने खुद के करवाए विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं कि भाई हम इन्होंने 45 साल में दोनों ने मिलकर इतना विकास करवाया कि महेंद्रगढ़ की जो सड़कें हैं वो तालाब में कन्वर्ट हो गई। जी, तो उसमें मेंशन भी था बब्बर शेर और जो टाइगर कहे जाने वाले जो हमारे नेता हैं कथित तौर पे, तो उन लोगों का जो विकास आप बता रहे हैं कि 15 मिनट में 45 साल का विकास सड़क पर आ जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अब वो जो उनका विकास है वो सड़क पर आ जाता है, वो दिखाई पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जैसे आपने बताया कि जनता इसके लिए दोषी नहीं है, ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं जो नेता लोग हैं वो हैं। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो नेता लोग हैं वो दोनों के दोनों बड़े नेता में काउंट होते हैं अपने आप में, अपनी अपनी पार्टी में अगर हम बातचीत करें तो। और आज बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है हरियाणा सरकार में और अपने यहाँ पर रामविलास शर्मा जी जो हैं वो बीजेपी के वटवृक्ष कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। और साथ में बात करें कांग्रेस की तो उनके यहाँ पर विधायक हैं, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे दोनों का लगातार कार्यकाल रहा है और समय समय पर जैसे इनकी सरकारें रही हैं, कई बार ये बात मान ली जाती कि आप किसी पार्टी से विधायक बन जाओ, उसकी सरकार नहीं आए या पार्टी लेवल पर आपकी बात नहीं मानी जाए, मुख्यमंत्री से हो सकता है कि आपका तालमेल नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री निकम्मा हो। लेकिन ये बात एक सोचने वाली है कि 45 साल में ऐसा तो नहीं हो सकता भी किसी सरकार के साथ हमारा कम्बिनेशन नहीं बन पाया हो या हमारा विधायक पक्ष में विपक्ष में निर्दलीय रह के किसी भी कंडीशन में वो आवाज़ नहीं उठा पाया हो। तो ये सोचने वाली बात ये है कि अब कुछ आदमी कह देते हैं कि वर्तमान विधायक की सरकार नहीं है, मान लिया उनकी सरकार नहीं है, लेकिन 10 साल तो उनकी सरकार थी, उस समय काम क्यों नहीं हुआ? अब मान लिया कि जो पूर्व के हमारे मंत्री वो हारे हुए हैं, उनके समर्थक कह देते हैं कि शर्मा जी तो हार गए, मान लिया वो हार गए, लेकिन पिछले 5 साल तो वो सेकंड मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। तो ये विकास की जो ये दुर्गति जो हुई है क्षेत्र की, ये कोई एक दिन में थोड़ी होगी। भी कोई
पीछे तो आपके पास बहुत भारी बजट सरकार की तरफ से आ रहा था और आप अपने मंत्री को हरा दिया तो बजट आना बंद हो गया हो। अगर ऐसा सिलसिला हो तो हम ये मान लें कि हमारे से गलती हुई, हमने मंत्री को हराया, लेकिन 45 साल तक तो यही रहे हैं, बदल बदल कर सरकारें विन के रही हैं। अब शर्मा जी ऐसी कोई सरकार नहीं जिसमें इनकी हिस्सेदारी नहीं हुई हो। देवीलाल के साथ वो मंत्री रहे, बंसीलाल के साथ वो मंत्री रहे, भाजपा सरकार में वो मंत्री रहे। जब भी सरकारें गठबंधन की बनी है हमेशा वो जो है ना उनको बड़ा पद मिला है और वो एक कदावर नेता वो रहे हैं पार्टी में, ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात करी जाए तो बिल्कुल शून्य है। महेंद्रगढ़ में आज हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि महेंद्रगढ़ के लोग तो मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क, बिजली, पानी और ये जो होती हैं ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो आदमी को मिलनी चाहिए। उन सुविधाओं के लिए जो है ना लोग भटक रहे हैं, तो विकास की तो कल्पना नहीं की जा सकती। विकास तो उन क्षेत्रों में हुआ है जो हमारी तहसील होती थी, जैसे रेवाड़ी है, दादरी है, बावड़ है, ये हमारी तहसील होती थी और आज जिले से अलग होकर जिले बन गए और आज हमारे से बहुत आगे चले गए। तो विकास तो उन क्षेत्र में हुआ है और हमारे दोनों ही निकम्मे प्रतिनिधियों की सोच की वजह से, इनकी कार्यशैली की वजह से आज महेंद्रगढ़ के हालात ये हो गए कि समय समय पर हमें महेंद्रगढ़ के नाम को बचाने के लिए संघर्ष आप लोगों के सामने करना पड़ रहा है कि कहीं इस महेंद्रगढ़ के नाम को न तोड़ दिया जाए। जी हाँ, बात करें विकास की तो विकास के रूप में यहाँ पर आईएमटी जो खुडाना के अंदर आने वाली थी उसके बारे में भी आजकल कुछ गर्म खबरें हैं, तो आईएमटी विषय पर क्या कहेंगे? देखो आईएमटी का क्या होता है कि जब भी कोई भी चुनाव होता है तो एक जुमला मतलब पार्टी फेंकती है कि भाई अब इस क्षेत्र में ये कर दिया जाए। अब ये आईएमटी का सिलसिला ये आज का नहीं है, पिछले मैं कहूँ कि 11-12 साल से महेंद्रगढ़ में आईएमटी को लेकर बार बार कयास लगाए जाते हैं। चाहे पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी उस समय सीपीएस यहाँ से रावदान सिंह होते थे, तो उन्होंने इस बात की बड़ी घोषणा बार बार करवाई कि खुडाना में जैसे भाई मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने खुडाना में आईएमटी बनवा दी, क्षेत्र में बहुत भारी विकास होगा, लेकिन 10 साल उनका पूरा कार्यकाल लग गया, वो आईएमटी का काम शुरू करवाने में पूर्ण रूप से विफल रहे। उसके बाद में अगर भाजपा सरकार की बात करें तो 3 बार मुख्यमंत्री ने 3 जो यहाँ रैलियाँ हुई, जो 9 अप्रैल 2016 से उन्होंने पहली रैली में इसकी घोषणा करी, उसके बाद में जुलाई 2018 21 जुलाई को रैली उसमें घोषणा करी और 24 फरवरी 2019 को तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड जो हमारे शिक्षा मंत्री ने उस समय तोड़वा दिए, जब बगैर किसी प्रोजेक्ट की फाइल तैयार हुए। उस समय इस बात को कोई नहीं मानते थे, हम कहते थे कि इस प्रोजेक्ट की फाइल तैयार हुई है, लेकिन लोग मानते नहीं थे, सरकार के समर्थक नहीं मानते थे। मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करके गया और यहाँ जो होल्डिंग लगे माननीय मंत्री की तरफ से उनमें ये लिखाया गया कि उद्घाटन करने आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जबकि उद्घाटन तो किसी प्रोजेक्ट के बढ़ने के बाद में होता है। अब 2.5 साल के बाद में पता चलता है कि भाई आईएमटी की तो जो फाइल है जो यहाँ से सरकार के पास पुटअप होनी चाहिए, अब तक तो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है, ये टेक्निकल बिंदु होते हैं, ये मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करवा देते हैं। हमने उस समय भी कहा था कि खुडाना में आईएमटी बनने का जो ये घोषणा या शिलान्यास उद्घाटन जो भी था ये सिर्फ एक जुमला था, क्योंकि सरकार ने तो अब तक वहाँ ज़मीन एक्वायर करी है। ज़मीन एक्वायर होने के बाद में सबसे मेन जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है कि टेक्निकल जो बात होती है कंपनियों को इनवाइट करने की, क्योंकि सरकार तो उस भूमि को सिर्फ कमर्शियल में कन्वर्ट करती है। HSIDC जो है वो जमींदारों से या पंचायत भूमि को लेकर उसकी CLU करके उसको पास कर देते हैं कि भाई ये जो है ना कमर्शियल प्लॉट हो गए। उसके बाद में ये जो आईएमटी है डेवलप कब होगी, जब उसमें कंपनियों के लिए आमंत्रण करे जाते हैं, भाई कितनी कंपनियां यहाँ इच्छुक हैं। तो उसमें क्या करता है कि एक तो हमारे सरकार के प्रतिनिधि इस बारे में रुचि नहीं लेते कि फाइल चल कहाँ रही है, दूसरे जो अधिकारी हैं वो उसमें सरकार के कुछ नेता ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि महेंद्रगढ़ में विकास हो। वो टेक्निकल कमियां दिखाकर जब फाइल यहाँ से जाती है तो पहली बात तो हमारे पास दिखाने के लिए विकास बहुत कम है। दूसरी बात जो है भी, जैसे हमारे से नज़दीक से 152 डे निकल रहा है, हमारे पास जैसे यूनिवर्सिटी है या हमारे ज़िले में दूर लॉजिस्टिक हब भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जब वो फाइल तैयार होती है उसमें ये चीज़ नहीं दिखाई गई कहीं भी कि हमारे पास ये सब चीज़ हैं। और उस परिस्थिति में जब आपको, क्योंकि कोई भी कंपनी आती है ना तो उसको 3 जो मूलभूत सुविधाएं सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, एक तो मेडिकल की, दूसरी सड़क मार्ग की और तीसरी रेलवे मार्ग की। जब तक इनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी उस क्षेत्र से तो उसमें किसी कंपनी को चाहिए ये आईएमटी की ज़मीन मान लो HSIDC खरीद भी ले तो भी यहाँ कोई कंपनी नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम वो मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। और जब तक वो मूलभूत सुविधाएं हमारे क्षेत्र में नहीं होंगी तो कंपनियाँ भी नहीं आएंगी। और उसके लिए हमारा चाहे पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता उस बात पर कोई भी जो काम नहीं करते। पिछले 10
10-12 साल से बस इन्होंने एक काम करा है। अब दान सिंह जैसे बात करोगे तो वो कहेंगे कि IMT तो हमने पहले ही बनवा दी थी। विधानसभा में उन्होंने एक सवाल लगाया कि भाई हमने IMT बनवाई थी और इस सरकार ने उसको II कर दिया, मतलब औद्योगिक क्षेत्र कर दिया, क्योंकि IMT तो वैसे यहाँ बनने नहीं, जैसे ये जो उद्घाटन करवाया था वो भी मैंने कहा कि झूठा था। बाकी ऐसे साइंटिस्ट ने ये कहा था कि भाई हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि भाई औद्योगिक क्षेत्र पहले छोटा लगाया जाए, अगर वो विकसित हो जाता है तो बाद में हम इसको बड़ी IMT में कन्वर्ट कर देंगे, अगर संभावनाएं जैसे पैदा हुई तो। अब संभावनाएं पैदा कैसे होंगी, क्योंकि हमारी सड़क 148 भी जो हाईवे था, 148 भी जो है, जो मेन जो हाईवे है नज़दीक निकलता है। दूसरा हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज यहाँ आना था पाली में, वो यहाँ से चलेगा। तीसरे जो हमारे रेलवे लाइन की सबसे बड़ी मांग है चरखी दादरी से अलवर वाली, जो यहाँ से गुजरेगी, वो आज तक पास नहीं हुई। तो मैंने बताया कि जो 3 मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे यहाँ के नेता। इस शायद इसी वजह से मारुति जो है उसका भी इधर से उधर जिक्र चलता रहता है। नहीं, मारुति प्लांट क्या है कि मारुति जैसे अब इसमें पक्ष विपक्ष सब अपनी बात रख देते हैं, लेकिन विपक्ष कुछ बातें घुमा के रख देता है, पक्ष कुछ रख देता है। मारुति एक बहुत बड़ा यूनिट है और इसका जो मदर प्लांट है वो समय समय पर छोटी जो यूनिट है, जैसे कोई 500 एकड़ में लगानी है, कोई 900 एकड़ में, कोई 200 एकड़ में, वो जैसे अब गुजरात में लगा, इस प्रकार से वो लगाते रहते हैं कि जैसे इनका मान जैसे अलग अलग गाड़ी आती है, स्विफ्ट का अलग मॉडल आ गया, बलेनो का आ गया, तो उनके छोटे छोटे प्लांट इनको लगाने होते हैं। तो उसी का एक सिलसिला जैसे यहाँ शुरू किया गया, एक छोटा प्लांट 500-700 एकड़ का अगर हमारे यहाँ खुडाना में लग जाए, अगर सरकार उनको वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा के दे तो उससे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 1982-83 में जब ये गुड़गांव में जो प्लांट आया था, उससे पहले मानेसर, गुड़गांव, धारूड़ा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और जब से ये प्लांट आया तो उसके बाद में बहुत वो विकसित हो गए। आज साइबर सिटी के नाम से गुड़गांव को जाना जाता है। मानेसर को वर्ल्ड मैप पे जो मानेसर को आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि वहाँ ये सारा जो है ना फैक्ट्री एरिया आ गया। और इस कंपनी की क्या है कि इसके पीछे जब एक यूनिट आएगी तो कम से कम 400-500 कंपनियां इसके जो है साथ चल के आती हैं, क्योंकि इनके जितने भी स्पेयर पार्ट हैं, चाहे टायर है, हॉर्न है, जितने भी छोटे छोटे, खुद तैयार नहीं करते, ये दूसरे कंपनियों से लेते हैं। तो अगर एक मारुति का मैं कहूँ कि अगर यहाँ प्लांट आ जाता है तो कम से कम छोटी 400-500 कंपनियाँ जो उसको कच्चा माल देती हैं वो उसके साथ आएंगी। तो उस आधार पे आप कल्पना कर सकते हो कि जब इतना हमारे एरिया में अगर कंपनी आ जाएंगी तो मेरठ कितना आगे विकसित हो सकता है। लेकिन उस फील्ड में मैं कहूँ कि आज तक यहाँ के किसी नेता ने, किसी सरकार ने काम नहीं किया है। खाली ये कह देना कि भाई IMT की घोषणा करवा दी, मारुति प्लांट यहाँ होना चाहिए, उन बातों से कोई औचित्य नहीं है। जब तक हम ग्राउंड लेवल पर उन बातों को टेक्निकल इशू पे कंपनी के साथ जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है। जी अच्छा, अगर हम बातचीत करें कि यहाँ की आम जनता, यहाँ के जो भी समाज सेवी संगठन है या फिर जो भी राजनीतिक संगठन है, राजनेता हैं, उनसे किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं महेंद्रगढ़ के विकास कार्यों को लेकर आप? नहीं, यहाँ के राजनेताओं से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। जब एक बात हालिया, चाहे विधायक लगा लो, चाहे पूर्व के विधायक लगा लो, या और भी जिन कैंडिडेटों ने यहाँ चुनाव लड़ा, उससे महेंद्रगढ़ के लोगों की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि वो अगर मैं जैसे मेरे मुख से बात कहूँ कि भाई उम्मीद नहीं है, तो वो एक राजनीतिक पॉइंट हो जाता है कि भाई हम तो दूसरे आदमी की बात को हल्का बताएंगे। लेकिन वो बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हलवाई से बैर हो तो मिठाई को खराब नहीं बताना चाहिए। जो सच्चाई है वो सबके सामने है। अगर पूर्व के वर्तमान विधायक ने अगर थोड़ा बहुत भी 10-15% भी अगर अपने क्षेत्र में काम करवाने का प्रयास अगर किया होता तो आज ये मेरठ की दुर्दशा नहीं होती। उसके साथ साथ जैसे और भी जो नेता जो चुनाव लड़ते हैं उनकी भी हालत रही है, चुनाव लड़ा उसके बाद में सब गायब हो जाते हैं। तो एक सबसे अहम कारण ये रहा है कि सत्ता से किसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सरकार से काम करवाने के लिए सबसे अहम भूमिका होती है विपक्ष की। क्योंकि सरकार की जो भी कमियां हैं, सरकार पे जो काम करवाना है, उसका विपक्ष एक आईना होता है, शीशे की तरह होता है कि वो समय समय पर सरकार और प्रशासन को एक आईना दिखाने का काम करता है कि भाई आपने ये क्षेत्र के साथ गलत किया है, ऐसा होना चाहिए। और हमारे मेरठ की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि विपक्ष यहाँ कभी भी नहीं रहा। चाहे शर्मा जी विधायक थे, उस समय विपक्ष का नेता दान सिंह होते थे। पिछले 5 साल में कोई भी आप एक ऑन रिकॉर्ड एक ऐसा ला के दिखा दो कि दान सिंह ने किसी आंदोलन का नेतृत्व किया हो, कोई वो 2-4 दिन के लिए अनशन पर बैठे हो, किसी धरने पर बैठे हो, सरकार का घेराव करने का, प्रशासन का घेराव करने का प्रयास किया हो, कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ एक पार्टी के जो उनके ऊपर से आदेश होते हैं
और उसमें भी मैं एक आपको बात बताऊं, वो पार्टी वालों में भी हिस्सेदारी नहीं लेते। अब जैसे महंगाई का चला हुआ है, अब सब नेता अपने अपने क्षेत्र में जैसे महंगाई को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा विधायक तो इतना मैं कहूँ कि निकम्मा है कि उसमें भी प्रदर्शन नहीं करता है। गैस सिलेंडर बढ़ गए, डीजल बढ़े, उसमें भी उनके जो पार्टी के 2-4 साथी हैं सिर्फ वो ही बस प्रदर्शन करके रह जाते हैं। तो सबसे जो अहम कारण है वो विपक्ष की भूमिका। जब शर्मा जी मंत्री थे तो दान सिंह जी ने कभी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। अब वो खुद विधायक हैं तो उनका विपक्ष का रोल और ज़्यादा हो गया। भाई विधायक तो बन गए, लेकिन वो ऐसी पार्टी से बन गए जिनकी सरकार नहीं है। तो आज तो उनको हरियाणा लेवल की बातें उठानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि महेंद्रगढ़ में एकमात्र विधायक है विपक्ष का, बाकी तो कोई है नहीं। तो उनको तो पूरे जिले की लीड करके चलना चाहिए। भाई पूरे जिले की जितनी भी समस्या है, लेकिन जिले की बात तो अलग है, वो अपने क्षेत्र की जो मुख्य समस्या हैं वो उन्होंने सरकार के सामने कभी भी नहीं उठाई, न पिछले 5 साल में उठाई, न अब उठाई, और न विपक्ष में शर्मा जी उठाते हैं। तो सबसे मेन कारण ये रहा है कि जब सत्ता कोई भी रही, विपक्ष हमेशा कमजोर रहा। और सरकार इसलिए काम नहीं करती महेंद्रगढ़ में कि यहाँ विरोध नहीं होता। जहाँ मुख्यमंत्री का विरोध होता है वहाँ 500-500 करोड़ रुपये, 300-300 करोड़ रुपये सरकार दे रही है, लेकिन महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं, यहाँ रैलियाँ होती हैं, यहाँ विकास नहीं है। तो सबसे मुख्य जो कारण है वो विपक्ष की भूमिका है। बात करें अगर कुछ समय पहले की, तो कुछ समय पहले 2 महीने पहले के आसपास की बातें हैं कि उस समय 148B जो हाईवे है, जो नेशनल हाईवे 4 लेन हाईवे की जिसकी हम बात करें, तो 4 लेन हाईवे जो है उसके बारे में कुछ खबरें आई कि ये इसका एस्टिमेट पास हो गया है, ये बनने वाला है। तो बहुत सारे जो बीजेपी पार्टी कहेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उनके जो समर्थक कह लीजिए, उनके से जुड़े लोग कह लीजिए, उन्होंने श्रेय लिया, और ऐसे बहुत सारे अन्य लोग भी थे जिन्होंने श्रेय लिया। तो उसका आगे कुछ इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं आई कि आगे उसमें क्या चल रहे हैं। आज भी हालात तो उस हाईवे के 148B के जस के तस हैं, ना कहीं कोई सुधार हुआ, ना कहीं कोई मशीनें लग रही है, ना कहीं कुछ बन रहा है। तो 148B रिसेंटली जो अनाउंस हुआ बनना, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? देखो, जो 148B जो हमारा हाईवे है, ये सिलसिला भी काफ़ी पुराना है। पिछली जब कांग्रेस सरकार थी तब से ये जो इसको 4 लेन का दर्जा दिया गया था जी। और कांग्रेस की सरकार का पूरा समय निकल गया 2014 तक। और उस समय के जो विधायक, अब वर्तमान विधायक, उन्होंने इस बारे में खूब रैलियों में इसकी घोषणा करवाई कि भाई ये जो ना 4 लेन बनेगा, यहाँ तक कि इसकी ज़मीन एक्वायर होगी, सब कुछ हो लिया, लेकिन वो काम अपने कार्यकाल में नहीं शुरू करवा पाए। उसके बाद में 2014 में जब भाजपा सरकार आई तो 15 में जो है ना इसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया। और फिर दोबारा से एक उम्मीद जगी कि भाई अब की बार जो है ना ये हाईवे बन जाएगा। और ये मैं कहूँ कि एक मुख्य सड़क है जो कई जिलों को जोड़ती हुई और कई स्टेटों को सीधा जोड़ती है। आप देख रहे हो कि उधर से राजस्थान से आदमी हरियाणा होते, पंजाब होते आगे जाता है, तो कई स्टेटों को जोड़ती है। जिलों की तो बात ही अलग है। और पूरे हरियाणा को मतलब क्रॉस कर जाती है, बीचों बीच जाती है, वो जिले से मतलब गुजरते हैं। तो उससे सरकार में समय निकला, फिर उन्होंने कहा कि इसको नेशनल हाईवे बनाएंगे। लोगों को उम्मीद जगी कि ठीक है, हाँ अब भी ये बन जाएगी। और हालात इसके आज नहीं, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी यहाँ रोडवेज बसों ने इस पर चलाना मना कर दिया था। मतलब रोडवेज ने ये कह दिया था कि भाई इस पर बस नहीं चल सकती, ये सड़क की जैसे हालात थी उस समय। उसके बाद में इस सड़क का निर्माण टुकड़ों में शुरू हुआ, पीछे से ये सड़क बनती 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 और लास्ट जो हमारे ज़िले का जो बॉर्डर है अकोदा, उससे सिर्फ 7 किलोमीटर पीछे तक ये कंप्लीट बना दी गई। उसके बाद में फरवरी 2019 में हल्की की थोड़ी सी जगह, हाँ, एक 7 किलोमीटर बच गया था। उसके बाद में फरवरी 2019 में एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कराया कि भाई इसको डी नोटिफिकेशन रोड को कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया है। और इसको अब जो ना स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, मतलब इसको आगे को हम नहीं बनाया जाएगा। जिसमें ये बच गया था या मंदोली गांव है, वहाँ से लेकर और राय मलिकपुर जो हमारा हरियाणा का लास्ट गांव, मतलब हरियाणा का भी और अपने ज़िले का भी लास्ट गांव है महेंद्रगढ़ का, वहाँ तक। और उसके बाद मैंने चेट लग जाता है कुछ किलोमीटर का, तो उनको कहा कि भाई अब इसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद में फिर दोबारा से इसकी आवाज़ उठी तो नांगल चौधरी के जो विधायक हैं उन्होंने एक पार्ट इसका और पास करवाया जो आज बन के बिल्कुल कंप्लीट होगा। कभी आप अगर नांगल चौधरी से उधर जाओगे नेशनल NH 8 पे तो आप देखोगे कि भव्य सड़क का एक निर्माण हो रखा है। तो उन्होंने नारनौल से लेकर राय मलिकपुर तक NH 8 तक कंप्लीट करवा लिया। अब बच गया एक 45 किलोमीटर का बीच का हिस्सा, जो स्पेसिफिक मैं कहूँ कि महेंद्रगढ़ विधानसभा, मतलब वहाँ कुक्सी तक तो एक छोटे हाँ एक परियोजना में जैसे 4 लेन हो गया था, कुक्सी से लेकर उस मंदोला तक, जिसमें 7 किलोमीटर का दायरा दूसरे ज़िले का और बाकी जो है ना टोटली अपना।
उसके बाद में क्या करा कि जो वो उसमें वहाँ जैसे नैना चौटाला विधायक है जो आज दुष्यंत चौटाला की माताजी हैं, उनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, तो उन्होंने क्या करा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उसको 15 करोड़ रुपये अलग से दे दिए कि यहाँ तक अब इसको कंप्लीट करवा दिया जाए। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जैसे सरकार यहाँ गिरने लगी कि भाई पूरे हरियाणा में सड़क बन गई, अदर स्टेट तक बन गई हाईवे, तो सिर्फ या स्पेसिफिक मेंदड़ विधानसभा के लिए क्यों, या बार बार सामाजिक संगठनों सब ने मिलकर इसका विरोध किया, तो सरकार ने फिर दोबारा घोषणा कर दी अब भाई इससे जो है ना इस टुकड़े को मतलब 4 लेन बनाएंगे, दोबारा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी लेकिन 4 लेन बना देगी। वो कोई इशू नहीं, रोड 4 लेन बनना चाहिए, हमें इस बात से कोई मतलब थोड़ी होता है NHAI बनाए या PWD बनाए, अपने को सड़क से मतलब है। उस दौरान मई 19 की बात है, ये अभी मतलब 19 मई की बात है, आज 2 महीने लग से भी क्रॉस हो गए ऊपर आज, तो उस दोनों जो हमारे नेता हैं इनके समर्थक इन्होंने मतलब होड़ मच गई। अभी उन्होंने कहा कि भाई जो है शर्मा जी ने करवाई, दान सिंह समर्थकों ने कहा कि दान सिंह की मजबूत पैरवी की वजह से जो है ना सरकार को मजबूर होना पड़ा, किसी ने JJP वालों ने दुष्यंत चौटाला को सरे दे दिया, मतलब सरे चलता रहा है उसका 3-4 दिन तक सोशल मीडिया पे, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक ही बात। लेकिन उसके बाद में कोई ये नहीं बता रहा कि भाई ये सड़क आगे इसका क्या हुआ, इसका प्रोजेक्ट क्या चला इस पे। अब उसके बाद में हमारे देखो कितना कमज़ोर हमारा विधायक और पूर्व विधायक है कि हमारे क्षेत्र में एक सड़क पास हुई 43 किलोमीटर की, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सरे दे दिया, किरण चौधरी को भी सरे दे दिया, राव इंद्रजीत को भी सरे दे दिया, ओम प्रकाश हेडियो को भी सरे दे दिया, और जो हमारे विधायक है नांगल चौधरी का अभय सिंह, उन्होंने सबसे पहले सरे ले लिया था। हमारे वालों को तो पता भी नहीं था भी पास हो गई, सबसे पहले प्रेस नोट उन्हीं का आया था, उसके बाद में इसमें होड़ मची थी कि हमने करवाया है। तो हमारे क्षेत्र की एक 40 किलोमीटर की सड़क और पूरे हरियाणा का हमने उस पर एहसान करवा लिया, अभी सड़क बनी। बाद में क्या हो रहा है कि अब कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई आगे इसमें क्या होगा। ओम प्रकाश हेडियो जी हमारे इस फ्लाईओवर पे आए, उन्होंने भी एक फ़ोटो खिंचवाई, एक बार में प्रेस नोट डाल दिया, भाई सोमवार को इसका टेंडर खुल जाएंगे। उन बातों ने पूरा 1 महीना हो लिया, पिछले महीने की बात है, उन्होंने कहा था कि सोमवार को इस टेंडर खुले, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई अब इस मतलब इसका पैसा आ लिया, टेंडर खुला है नहीं खुला है, सड़क का निर्माण कब होगा। एक खबर आई थी जिसमें 5 कंपनियों ने भाग लिया, टेंडर खुले हैं, कुछ इस तरह नहीं, वो क्या था, जैसे मैं एक्चुअली अब इसकी बात बताऊं कि ये सरकार ने सिर्फ घोषणा करी थी, अब इसकी DPR बनेगी, इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी कि इस पर लागत मूल्य कितनी आएगी, उस लागत मूल्य की हाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए कंपनियों ने जैसे कहा है कि भी मैं ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दूंगा, मैं बना दूंगा। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका आर्किटेक्ट नक्शा बनाते हैं थोड़े पैसे में कि भी हाँ लागत उस पे से, फिर आप 1 करोड़ लगा रहे हो 2 करोड़ लगा रहे हो तो सेकंड पार्ट है, वो तो सेकंड पार्ट है। उन्होंने तो ये वो DPR ये बनाएंगे कि इस पर इतनी लागत आएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद में वो डिपार्टमेंट के पास जाएगी, फिर डिपार्टमेंट और सरकार उसको पास करेगी आगे ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है कि नहीं है। उसके बाद में उसका बजट मंजूर करा जाएगा, फिर वो पैसा डिपार्टमेंट में डलेगा, फिर वो कंपनियां को इनवाइट किया जाएगा कि भाई कौन सी कंपनी इसको बनाती है। तो अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बात बताऊं कि इससे पहले जब ये सड़क बन रही थी, जब आखिरी पॉइंट तक बात पहुंच गई थी कि जहां कंपनी टेंडर लेती है उसके बाद में काम शुरू नहीं हुआ था, तो अब तो हम उस पार्ट से बहुत पीछे हैं। अभी तो इसकी लागत मूल्य कितना इस पे लगेगा उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए टेंडर हुए हैं, वो भी बात अखबार वालों ने दिखाई है, किसी नेता ने नहीं बताई ये बात है। जिन्होंने सरे लिया था उन्होंने बाद में उनको ये नहीं पता कि अब इसमें चल क्या रहा है। मैंने सोशल मीडिया में बात डाली थी कि सरे सुरे लेने का सिलसिला अगर पूरा हो गया हो तो आप ये भी बता दो कि सड़क बनेगी कब। मान लिया कि सबकी वजह से बनी है तो बनवा तो दो। अब ये भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेहंदड़ में तो आदमी उम्मीद कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले हमारे पास इतना धोखा हो लिया कि सब कुछ होने के बाद में जब कैंसिल हो गई तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। जी, तो आप तो वैसे भी काफ़ी अच्छे से सोशल मीडिया कह लें हर तरीके से विपक्ष के तौर पर एक्टिव रहते ही हैं। तो विपक्ष के तौर पर एक्टिव रहते हैं तो राजनीति में आकर भी आप महेंद्रगढ़ शहर का भला कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आप एक्टिव हैं तो बहुत सारे लोगों की आपसे उम्मीदें रहती हैं कि आप राजनीतिक सेवाएँ दें। तो अभी विधानसभा इलेक्शन तो है नहीं, बात करें अगर जो सरपंच पंच पार्षदों का इनके इलेक्शन की, तो इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्शन जैसे पार्षद का ही हम कह लें, तो क्या पार्षद के से संबंधित कोई इलेक्शन हो इस तरह की आपकी कोई तैयारी है? नहीं, हमारी जिला परिषद की कोई तैयारी नहीं है, और चुनाव की अगर तैयारी होगी तो अच्छे से करेंगे। अभी जिला परिषद का चुनाव, छोटा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है कि इस प्रकार से हमको चुनाव लड़ेंगे। जी, अच्छा। और इसमें किस प्रकार के लोग जो होंगे जिनको आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, अच्छे जो
उम्मीदवार है, मैं तो कहता हूँ कि जो भी कोई पार्टी विशेष या फिर पार्टी को विशेष कुछ नहीं, पार्टी से हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति किसी भी वार्ड से खड़ा है, अगर उसने समाज हित में क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया है और अब भी कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि ग्राउंड लेवल से जब अच्छे अच्छे आदमी आएंगे चुन करके, तो क्योंकि बहुत से विकास कार्य तो ऐसे होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, और गांव में अगर सरपंच भी मान के चलोगे अच्छा बन जाता है, जो एक्टिव रहे, तो गांव में काफ़ी विकास करवा सकता है। जिला परिषद मेंबर भी अगर हम अच्छा चुनकर भेजते हैं, तो ये मान के चलो 15 से 20 गाँव उसके दायरे में आते हैं नॉर्मली, तो वो अपने गाँवों का विकास करवाएगा। तो हमारा जो मेहंदगढ़ क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है। जब हम अच्छे अच्छे उम्मीदवार जो हैं, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए समय समय पर आवाज़ उठाते हैं, अगर उनको हम 0 लेवल से ऊपर लाएंगे तो हमारे क्षेत्र को मैं कहूँ कि मजबूती मिलेगी, और आगे अब उनको पद मिलेगा तो वो क्षेत्र के लिए मानो और भी संघर्ष करेंगे। क्योंकि जब आदमी को एक प्रोटोकॉल हो जाती है, जिला परिषद मेंबर है, तो और भी जो सरकार पे उसका दबाव बनेगा। तो मेरा तो ये कहना है, तो हम तो उन उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे जो अच्छे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। विशेषकर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँ, जो रामविलास और दान सिंह समर्थक होंगे, जो इन दोनों के पास हाजिरी लगाएंगे, उनका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट यही रहेगा कि भाई ये जो जिन्होंने इस मेहनत की बुरी हालात करी हैं, अगर हमारे युवा साथी भी उनके पास जाते हैं तो कहीं न कहीं वो विकास में बाधा पैदा करेंगे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि अच्छे से काम करें, सब उनकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये जो इनके पास जाएंगे ना, उनको विशेषकर जो ना सपोर्ट नहीं करी जाएगी। क्योंकि हमारे मेहंदगढ़ में सबसे बड़ी दुर्गति इन्होंने करी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम थे कुलदीप सरताज जी के साथ। यहाँ पर बातचीत में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो वही हैं कि यहाँ पर 45 ईयर से, पिछले 45 साल से जिन 2 राजनेताओं का राज है, उन 2 राजनेताओं की वजह से काम नहीं हुआ, या जितना हुआ वो 15 मिनट में सड़क पर बारिश में सामने आ जाता है। और बात करें दूसरी बड़े प्रोजेक्ट्स की, कोई भी बड़ी सड़क बननी हो, यहाँ पर 4 लेन बनना हो, हाईवे, वो पिछले 2 दशकों से अटका पड़ा हुआ है। साथ में अगर हम बातचीत करें कि कोई मारुति जैसी कंपनी यहाँ पर आके प्लांट लगाए तो उसके लिए मूलभूत सुविधाएँ यहाँ पर नहीं है, या फिर IMT यहाँ पर बने तो उसके लिए भी मूलभूत सुविधाएँ हम नहीं दे पा रहे हैं। ना तो हमारे पास मेडिकल जैसे की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास सड़कों का अच्छा जाल बिछा हुआ है। मतलब कह लीजिए कि मेहंदगढ़ मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। और ये आज राजनेता जो हैं, जो बदल बदल कर आते रहते हैं, इनके ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं। और बात रही विपक्ष की, तो यहाँ पर जिक्र आया कि अन्य जो राजनेता जो लोग भी हैं, जिन्होंने इलेक्शन यहाँ पर लड़ा, उन लोगों की भी भूमिका विपक्ष में ना के बराबर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इतनी बातचीत के बाद और इतना सब कुछ सुनने के बाद लगता है कि ये जो मेहंदगढ़ शहर है अब आप लोगों के भरोसे है, राम भरोसे, जनता भरोसे और हम सब के भरोसे है। तो इसमें जैसे भी आप लोगों की भागीदारी मेहंदगढ़ के विकास कार्यों में बन सकती है, किसी भी माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, राजनीतिक के माध्यम से, जैसे भी आप अपनी किसी पार्टी के फॉलोअर हैं, आप उनके नेता को आप अपने विचार रखना चाहें, यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उनको अपने नेता तक पहुँचाएं, अपने पार्टी संगठन तक पहुँचाएं, अपने यहाँ पर जो भी जिम्मेदार अफसर हैं, अधिकारी हैं, SDM हैं, DC हैं, उन तक यहाँ की जन समस्याओं को लेकर जाएं और जागरूक होकर मेहंदगढ़ के विकास कार्यों में अपनी भूमिका अदा करें। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आगे भी आपके लिए इस तरह के इंटरव्यूज़ और इस तरह की रिपोर्ट्स विशेष पेश करता रहेगा। मैं शमशेर कौशिक, आशीष कौशिक के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक इंटरव्यू देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सरताज जी, आपका भी।